तो क्लास 8 के मेरे सभी विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है आप सबका साइंस स्टेशन पे। बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे प्यारे और मज़े में होंगे और वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। पूरी अपनी क्लासेस जो अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये आपका है आईसीएसई हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 3, है ना, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। तो बच्चों, इस चैप्टर की जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गई है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो फटाफट जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में हिस्ट्री एंड सिविक्स आईसीएसई करके एक प्लेलिस्ट है। तो बच्चों, वहाँ पे जाकर के आप प्लेलिस्ट से जो है इस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हो। और उस वीडियो में पार्ट 1 में बेसिकली हमने क्या कंप्लीट करा था, ये जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है और जो इसके पीछे का बैकग्राउंड है, बोस्टन टी पार्टी क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशंस, उसमें हमने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, बोस्टन टी पार्टी वगैरह क्या था, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है उन सभी को हमने प्रॉपर लाइन बाय लाइन और टॉपिक बाय टॉपिक हर एक चीज़ों को जो है वो कवर करा था। ठीक है, तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हम लोग, तो एक आज फिर से हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इस चैप्टर का पार्ट 2 जो है उसे कवर करने वाले हैं। और आज की हमारे इस वीडियो का बच्चों जो प्रॉपर टॉपिक रहने वाली, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है बच्चों द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आज बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो रीज़न है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, किस कंट्री में हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा और कितनी संघर्ष करनी पड़ी, क्या ये ईजिली हो गया, नहीं हुआ, क्या ही इसके पीछे की पूरी कहानी थी, वो हम हर एक चीज़ को हर एक नज़रिए से देखेंगे। इसमें जो हम लोग टॉपिक बच्चों कवर करेंगे वो आएगा कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के कारण क्या थे, है ना। ग्रोइंग पावर ऑफ द मिडिल क्लासेस, यहाँ पे ना 2-3 क्लासेस की बात होती है, तो बेसिकली उनकी जो पावर है कैसे बढ़े थे। फिर जाकर के एक कॉलेज में एक न्यू आइडियाज़ है, तो न्यू आइडियाज़ जो सोसाइटी में आया, फिर कैसे लोग उससे प्रभावित हुए, ये न्यू आइडियाज़ लाने वाले कौन लोग थे, जैसे कि यहाँ पे रूसो, वोल्टेयर है, जीन जैकस है। तो इनके जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो था, इनकी जो कह सकते हो ना, जो लोगों को समझाने के लिए, लोगों को एक तरह से कह सकते हो मोटिवेट करने के लिए क्या आइडियाज़ इन्होंने दिया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में बच्चों, ये जो प्रॉपर स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल होगी, आउटब्रेक होगा, जो प्रॉपर रिवॉल्ट है वो बड़े लेवल पे हो जाएगा, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखना इमेज, एक प्रॉपर जो पेंटिंग है वो दिखाया है, मॉब अटैकिंग द प्रिजन ऑफ बेस्टाइल। और फिर बच्चों इसके बाद टॉपिक हमारा एंड होगा। हम लोग देखिए कैसे नेपोलियन जो बोनापार्ट है वो पावर में आता है, और नेपोलियन बोनापार्ट के पावर में आते ही ये जो पूरा पूरा का पूरा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है वो एंड हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग पूरे चैप्टर को जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। एट द एंड हम लोग एज ऑफ रेवोल्यूशन में जो यहाँ पे माइंड मैप दी हुई है, रोड मैप जो बेसिकली आप कह सकते हो, ये जो रोड मैप दी हुई है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक साथ लिखी हुई मिल जाती है बच्चों, तो हम लोग इसे भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो क्या आप सब रेडी हो? आप सब रेडी हो बच्चों? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हो, रेडी हो। तो चलो फटाफट सबसे पहले क्या करो, आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो आपको सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं बच्चों, तो फटाफट आप लोग क्या करो ना, एटलीस्ट जहाँ आप वीडियो देख रहे हो उसके जस्ट नीचे में आपको सब्सक्राइब की बटन दिखती है ना, तो बच्चों सब्सक्राइब की जो बटन है इसे आप लोग क्या करो, एटलीस्ट प्रेस कर दो। इससे क्या होती है, आपकी छोटी सी जो जो सेकंड की सपोर्ट होती है, इससे मुझे क्या होती है, ग्रेट मोटिवेशन मिलती है, ग्रेट मोटिवेशन मिलती है। आप सोचो ना, आप कोई काम करते हो, आप कुछ करते हो और उसमें आपको थोड़ी सी तारीफ मिल जाती है ना, आपको तारीफ मिल जाती है, तो आपकी जो एनर्जी है ना वो दोगुनी हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से जब मुझे आप सपोर्ट करते हो ना, थोड़ी थोड़ी ऐसे आप लाइक भेज देते हो, या फिर बीच में जो है कमेंट बॉक्स में लाइक भेज देते हो, प्रॉपर आप लाइक कर देते हो, तो आप समझ नहीं सकते हो कितनी खुशी मिलती है। ठीक है ना। और ये जो प्रॉपर काम करने की जो मोटिवेशन है वो भी आती है। तो प्लीज़ आप सब अपने अपने कार्यों का निर्वहन करें, मैं भी अपने कार्य का निर्वहन करता हूं। और अब आपके लिए ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। और एक चीज़ और, जो भी बच्चे इस बुक, जिनके पास ये वाली बुक नहीं है, और मान लो वो की ना दूसरे पब्लिकेशन की जो बुक है वो पढ़ते हैं, जैसे इंडिया में क्या है, बहुत सारे जो पब्लिकेशन है बच्चों वो मार्केट में आ चुके हैं ना। यहाँ पे आपको एक विवा वाइवा, तो विवा पब्लिकेशन जिसको कहते हो वो आता है ना। एक एस चांद करके पब्लिकेशन आती है ना। फिर एक गॉयल ब्रदर वाली जो है वो एक बुक आती है, गॉयल ब्रदर की, है ना। फिर आपका सेलिना की बुक आती है ना, सेलिना की भी जो है प्रॉपर हिस्ट्री सिविक्स आती है। और बच्चों, जिस बुक से मैं आपको ये करा रहा हूँ, ये आप पता है किसका है? ये बुक कौन से आपको पता है ना? ये द ट्रेल हिस्ट्री एंड सिविक्स है। ये द ट्रेल हिस्ट्री एंड सिविक्स है, हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो बच्चों, जिनके पास ये वाली बुक हो ना, एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में करोगे सर सेम बुक, है ना, सेम बुक करके जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कितने लोगों के पास ये सेम बुक है और कौन बच्चे हैं जिनके पास ये बुक नहीं, फिर भी वो प्रॉपर वीडियोज को वॉच कर रहे हैं। तो द ट्रेल हिस्ट्री एंड सिविक्स वाली बुक है। ये आपका ऑक्सफोर्ड प्रेस यूनिवर्सिटी की बुक होती है, ऑक्सफोर्ड प्रेस यूनिवर्सिटी की प्रॉपर ये बुक होती है। अच्छा, तो जो बच्चे
के पास ये वाली बुक नहीं, उनके लिए भी मैंने प्रॉपर एक जो है वो व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक नोट्स बनाई है, ठीक ना। आप इस स्क्रीन पे देखो बच्चों, यहाँ पे प्रॉपर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन करके एक टॉपिक है, और इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो नहीं कह सकते हो, एक सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हो, मैंने प्रॉपर आपके लिए जो है वो नोट्स बना के रखा हुआ है। ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखा हुआ मिल जा रहा होगा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 टू 1799। ये प्रॉपर 10 ईयर्स तक ये रेवोल्यूशन चली है, और इसमें हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कवर करी गई। ये स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए, इसमें आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन वाली कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। तो जिनको बच्चों ये नोट्स चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मेरे दिए गए व्हाट्सअप की जो नंबर मैंने आपको पहले ही शेयर करके रखा हुआ है, तो आप व्हाट्सअप पे भी मुझसे जुड़ सकते हो, और व्हाट्सअप पे मेरे से जो है इस पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये मुझे जैसे ही आपको मैसेज मिलती है, मैं प्रॉपर जो है ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। चलिए, तो इस वीडियो को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गाइस एज यूजुअल, यदि आप सब चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो क्या है? आपको रेवोल्यूशन का मीनिंग समझ में आती है ना? रेवोल्यूशन मतलब क्या हुआ? तो स्टूडेंट्स, आप ना रेवोल्यूशन का मीनिंग याद रखना कि जब एक बड़े लेवल पे बहुत सारे पीपल एक साथ गैदर होकर के जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए जो है वो रिवॉल्ट कर रहे होते हैं, और उनके लिए प्रयास कर रहे होते हैं, लार्ज अमाउंट में आकर के, एक तरह से कह सकते हो वो प्रॉपर जो है वायलेंस फैला रहे होते हैं। तो बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वायलेंस को, रिवॉल्ट को जब एक साथ सब लोग मिल करके गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए कर रहा होता है, तो बच्चों इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक ना। क्या आप याद रखोगे? रेवोल्यूशन। तो आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो आप एक बात बताओ हमें, आप एक इमेजिन करो एक ऐसे कंट्री के बारे में जहाँ पे आप क्या करते हो, बहुत सारे टैक्सेस पे करते हो, आपकी जो कम्युनिटी है, और आप जो है आप पैसे पे करते हो, टैक्स पे करते हो, लेकिन जो पावर है ना, वो आपके पास जरा सा भी नहीं है। यू पे टैक्सेस, बस यू डोंट हैव एनी पावर। और जब आपके पास पावर नहीं है, और आपके पैसे से जो आप टैक्स देते हो, उससे जितने भी कंट्री के नोबल पीपल हैं, रिच पीपल हैं, तो फिर जो कह सकते हो ना, जो किंग फैमिली है, वो किंग फैमिली जो है वो फुल लग्जरी लाइफ इंजॉय करती है। क्या आप ऐसे मानोगे? आप सोचो, आप स्कूल में पे करते हो, ट्यूशन फी पे करते हो, स्कूल फी पे करते हो ना, आप स्कूल में फी पे करते हो, बट आपको पढ़ाई जरा सा भी नहीं कराई जाती है, और आपके पैसे से जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं, जो आपके टीचर हैं और जो प्रिंसिपल हैं, बिल्कुल गाड़ियों में, बड़े बड़े गाड़ियों में, और बिल्कुल एकदम मस्त वाली ज़िंदगी जीते हैं। तो क्या आप ऐसे में पैसे पे करने के बाद, ऐसे पे करने बाद उन टीचर्स लोग को, स्कूल में प्रिंसिपल को चैन से रहने दोगे, या आप पढ़ाई के लिए जो है उस पे दबाव डालोगे? ठीक वैसा ही यहाँ पे देख सकते हो, फ्रांस में की कंडीशन बेसिकली क्या था। जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं, लेकिन जो किंग है बच्चों, वो बिल्कुल अपने महल में शानदार जीवन जी रहा है। तब जाकर के लोगों ने कहा एक दिन, इनफ इज इनफ सरकार जी। तब जाकर के लोगों ने क्या कहा? इनफ इज इनफ, अब और नहीं। दैट एक्सप्लोजन ऑफ एंगर इज कॉल्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये जो एक्सप्लोजन हुआ ना, जब लोगों ने कहा इनफ इज इनफ, उसके बाद जो है सबने वायलेंस करना स्टार्ट करा, रोड पर आने लगे, सब लोगों ने विरोध करने लगा, रिवॉल्ट करने लगा। दैट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। तो टुडे बच्चों, वी विल लर्न हाउ कॉमन पीपल चेंज वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर एवर। अभी हम लोग देखेंगे जो फ्रेंच के जो कॉमन पीपल हैं ना, फ्रेंच के जो कॉमन पीपल है, उन सब ने मिलकर कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री को पूरी तरह से हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया। व्हाट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन? अब आपके मन में सवाल आ सकता है ना, व्हाट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो बच्चों, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, इसके आप यहाँ से आंसर लिख सकते हो। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज ए मास अपराइजिंग ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस अगेंस्ट मोनार्की, इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। इट स्टार्टेड इन 1789। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो क्या है? मास अपराइजिंग है। मास अपराइजिंग मतलब मीन्स कहते हो ना, ग्रेटर नंबर्स में जो वहाँ के लोग हैं, फ्रांस के जो लोग हैं, ने वहाँ उन लोगों ने जो मोनार्की शासन है, यानी कि जो किंग का प्रॉपर वहाँ पे शासन होता था, इस किंग के खिलाफ यहाँ पे जो इनइक्वालिटी लोगों के साथ हो रही है, टैक्स कोई और दे, मौज कोई और करे, और जो इनजस्टिस हो रही है लोगों के साथ, जो अन्याय हो रही है, इन सब के लिए जो मास अपराइजिंग हुआ, इसे ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो। और ये जो प्रॉपर बच्चों रेवोल्यूशन है, वो स्टार्ट हुई थी 1789 में, और पता है कब तक चला था? तो 1799 तक। पूरे 10 ईयर्स तक रेवोल्यूशन करते रहना पड़ा वहाँ के लोगों को। तब जाकर के फाइनली उन्होंने क्या करा? डिस्ट्रॉयड एब्सोल्यूट मोनार्की। तब जाकर के पूरी तरह से जो मोनार्की थे वहाँ पे, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। और फिर वहाँ पे आया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब पूरी तरह से आज़ादी, इक्वालिटी मतलब जितने सारे लोग थे, चाहे अमीर हो गरीब हो, उन सब में क्या हो गई? समानता आ गई। दे ऑल आर नाउ ट्रीटेड इक्वली, ठीक ना। और लास्ट में है
फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बच्चों भाईचारा, है ना। भाईचारा, आप इसको याद रखना, मतलब कि मिलजुल करके जो है फ्रेंडली रहना, जितने भी कम्युनिटी सोसाइटी में उनके साथ, सबके साथ मिल करके फ्रेंडली रहना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दिस वाज नॉट जस्ट रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रांस का रेवोल्यूशन नहीं था, बल्कि इट वाज अ रेवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग। ये एक सोच में भी जो है वो बच्चों बदलाव की रेवोल्यूशन थी। क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है? तो ये मैं आपको शॉर्ट में करा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हो 1789 में स्टार्ट होती है और 1799 में ये फिनिश हो जाती है। और 1789 में स्टार्ट कब होती है? तो देखो, ट्रिगर्ड बाय फाइनेंशियल क्राइसिस एंड पब्लिक एंगर, जब वहाँ पे जो लोग हैं पैसों की कमी और चीज़ों की महंगाई से बहुत परेशान होने लगे, तो उनका जो गुस्सा है वो इस प्रकार से निकला कि वहाँ पे ना एक बेस्टाइल नामक प्लेस में एक बहुत बड़ी कह सकते हो आपका जेल था, ठीक है ना। तो जो जेल है बच्चों, जो प्रिजन था, वहाँ पे लोगों ने जा करके क्या करा, 14th जुलाई और 1789 को जो है प्रॉपर जाकर के अटैक करा और जेल को तोड़ा और बाकी लोगों को रिहा करा दिया। तो ये जो घटना है उसके बाद से प्रॉपर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, मैंने आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी एक चीज़ बताई थी क्या बच्चों? आपको मैंने अमेरिकन, है ना, ये जो अमेरिकन रेवोल्यूशन थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो इस अमेरिकन रेवोल्यूशन में हमने फोर्थ फोर्थ जुलाई का जो डेट है वो याद रखा था ना, 4 जुलाई का डेट, क्योंकि यहाँ पे 4 जुलाई को जो है अमेरिका ने अपने आप को क्या चीज़ घोषित कर दिया था। तो उसने रेजोल्यूशन लेकर के आया था कि अब जो है अमेरिका क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। तो 4 जुलाई को हम लोग इंडिपेंडेंस डे अमेरिका में देखते हैं। और यहाँ पे 14th जुलाई को 1789 को प्रॉपर जो है सिस्टम वो स्टार्ट होती है। और ईयर है 1789। और फिर ख़त्म कब हुआ? तो बच्चों ये ख़त्म हुआ 1799 को। कब? जब पूरी तरह से वहाँ जो किंग था उनका शासन चला गया और नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो अब न्यू कहते से तो मिलिट्री का जो है प्रॉपर रूल आता है। पावर फ्रांस मूव फ्रॉम रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन है ये पावर प्रॉपर चली जाती है मिलिट्री के पास। तो द रिवोल्यूशन बिगिंस विथ पीपल, तो लोगों के साथ से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ एंड एंडेड विथ पावर, अब उनके हाथ में पावर आ गया और इस तरह से जो वहाँ पे कहानी है वो एंड होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, प्रॉपर इसको विस्तार से देखेंगे और ये जो रेवोल्यूशन बच्चों हुई है, इस रेवोल्यूशन के पीछे का प्रॉपर जो रीज़न है, व्हाट वर द मेन कॉजेज एंड रीज़न बिहाइंड दिस रेवोल्यूशन, बच्चों हम लोग इसे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। आर यू रेडी गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कहानी आपको यहाँ तक समझ में आई है। कहानी समझ में आई तो जिन बच्चों ने प्रॉपर लाइक नहीं करा है तो बच्चों फटाफट जाकर के वीडियो को लाइक करो, है कि नहीं। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी कहानी को विस्तार से समझते हैं और ये आपके बुक्स में क्या स्टोरी लिखा हुआ है ना वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट में समझेंगे, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका टाइम बहुत कीमती है, आपके पास और भी सारे काम है, बहुत सारे रील्स देखना है, बहुत सारा उछल कूद करना है, आपके पास कम टाइम में आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या हो रही है, क्या हो रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 वाज ए माइलस्टोन एंड ए मेजर टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। बिल्कुल सही बात है, इंडियन हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में ये जो है बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट थी। It revolutionized the social, economic, and political fabric not only of France but all the यूरोप एंड सब्सिक्वेंटली ऑफ ऑलमोस्ट द इंटायर वर्ल्ड। यानी कि ये जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ है बच्चों, ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। ये क्या है? ये वर्ल्ड के हिस्ट्री का मेजर टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी में सोशली है ना, इकोनॉमिकली है ना, इकोनॉमिकली जो है वो प्रॉपर चेंज आता है। जो पब्लिक फैब्रिक है, जो लोगों को जोड़ करके रखने वाला वो धागे हैं, फैब्रिक है ना, इसमें भी जो है वो चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक ना। और ये प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में नहीं, ये जो होती है ये सिर्फ फ्रांस में नहीं, इसका देखिए में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज होते हैं बच्चों, वहाँ तक ये लहर दौड़ जाती है। और हर एक कंट्री में लोग फ्रीडम के लिए और जो वहाँ पे किंग का शासन रहता है, जो मोनार्की सिस्टम रहता है, उसको हटा करके डेमोक्रेसी बच्चों लाने की जो है वो बात करने लगते हैं। तो एक तरह से इंस्पिरेशन जो है ना लोगों को, वो कहाँ से आता है? तो इंस्पिरेशन जो है प्रॉपर फ्रेंच फ्रेंच भी कहते हैं इसको हम लोग। तो फ्रेंच जो रेवोल्यूशन है बच्चों, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है यहाँ से आती है, ठीक ना। क्या ये आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई? क्या ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि व्हेन द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड एंड व्हेन द फ्रेंच रेवोल्यूशन फाइनली एंडेड, ठीक है ना। ये जो दो डेट है, 2 ईयर है, व्हेन स्टार्टेड एंड व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन फाइनली एंडेड, इसकी जो प्रॉपर टाइमिंग है वो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करो। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के रीजन क्या थे? तो रीजन था बेसिकली बहुत ही सिंपल, रीजन था अनइक्वालिटी, रीजन था जो है उनके साथ अनजस्ट करा जाता, अनजस्टिस, है ना, इनजस्टिस। तो पहला बताओ, अनइक्वालिटी, वहाँ के लोगों में जो है इक्वालिटी नहीं है और ना ही वहाँ पे क्या है,
जस्टिस प्रॉपर लोगों के साथ हो रही थी। तो किसी भी कंट्री में और आज के समय में किसी भी जगह पे यदि आप लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं करोगे और लोगों के साथ यदि इनजस्टिस करते हो तो प्रॉपर वो देश ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। लोग जो है आज न कल रिवॉल्ट करने लगते हैं। इसलिए कहीं का भी गवर्नमेंट हो, कोई भी छोटा मोटा इंस्टीट्यूशंस हो, किसी भी प्लेस पे, कि चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या फिर आपके स्कूल के आसपास की वो प्लेइंग का फील्ड हो, लोगों का छोटा मोटा ग्रुप्स हो, आपको वहाँ पे हर एक लोगों के साथ इक्वलिटी ट्रीट करना होगा और इनजस्टिस रखना होगा। आपको न्याय देनी पड़ेगी। नहीं दोगे तो आज नहीं कल तो रिवॉल्ट तो होगा ही होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए बच्चों ये चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है ताकि हम लोग ग्रेट लेसन सीखें। कल रह करके जब आप इंडिया के फ्यूचर बनोगे, आपके हाथों में पावर आएगी बच्चों, तब आप क्या करनी है, इन चीज़ों को ध्यान रखनी है और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देना है, नहीं करनी है। यदि अन्याय होगा तो वो जो अन्याय की लहर है वो एक ना एक दिन उसकी आग लगेगी और वो सब कुछ जला के राख कर देगा। तो यहाँ पे जो प्रॉपर रीजन था बच्चों वो अनइक्वालिटी था और अनजस्ट था। कहाँ पे? सोसाइटी में। तो टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस मोमेंटस, तो इस चीज़ को हम लोग बढ़िया से समझने के लिए क्या करेंगे, आपको जानना होगा कि उस वक्त जो फ्रांस है वहाँ पे प्रॉपर पुराना सिस्टम क्या था। तो वहाँ पे जो पुरानी सिस्टम उसको हम लोग एंशियन रेजिम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं एंशियम रेजिम। तो एंशियम रेजिम था और एंशियम रेजिम में क्या था कि एग्जिस्टिंग फ्यूडल सोसाइटी इन फ्रांस। तो फ्रांस में क्या है ना, फ्यूडल सिस्टम था। अब बोलो ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? कितने सारे बच्चों को पता है? बताओ ये फ्यूडल सिस्टम क्या होती है। जिनको भी पता है फटाफट क्या करो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। मैं इस जो फ्यूडल सिस्टम है कि फ्यूडल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में एट द लास्ट, है ना, वीडियो के लास्ट में, एट द लास्ट ऑफ वीडियो, या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स जो है, कमेंट बॉक्स वहाँ पे कमेंट को मैं पिन कर दूंगा कि व्हाट इज द फ्यूडल सिस्टम। तो जो भी बच्चों को फ्यूडल सिस्टम के बारे में पता नहीं है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाओ और वहाँ पे मैंने इसे पिन कर दिया है। आप वहाँ पे जाकर के उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो उसका आंसर क्या हो। फटाफट वहाँ पे जाके कमेंट को भी लाइक कर देना। आगे देते हैं। द फ्रेंच सोसाइटी वाज इसेंशियली फ्यूडल इन नेचर और इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस कॉल स्टेट्स। देखो आपको ध्यान देने की, जो वहाँ का सोसाइटी है प्रॉपर जो सिस्टम है शुरुआत में वहाँ पे एक अमेरिका फ्रेंच में वो ऐसा था कि जो सोसाइटी है ना वो 3 स्टेट्स में बचा हुआ है, 3 क्लासेस में बटी हुई है और इसी क्लासेस को बच्चों क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। तो समझना है ये फ्रेंड्स है और फ्रेंड्स की जो सोसाइटी है वो 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ बच्चों? 3 भागों में। जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और इसको कहते हैं थर्ड स्टेट। अब उससे सोसाइटी 3 भागों में बटा है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो ये फर्स्ट में कौन आता है, सेकेंड में कौन आता है, थर्ड में कौन आता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है सर, विस्तार से बचाओ। चलो तो थोड़ी सी आपको ना अलग ढंग से बताते समझाते हैं। देखो आप ना इंडिया के बारे में क्या जानते हो? आप इंडिया के बारे में थोड़ा सा इमेजिन करो तो आपको पता है बच्चों, इंडिया में जो सोसाइटी है उसको गवर्नमेंट ने एस सी एस टी, ओबीसी, जनरल, है ना, जनरल में प्रॉपर डिवाइड करके रखा हुआ है कि नहीं। और फिर एक इसमें माइनॉरिटीज़ करके आता है, माइनॉरिटीज़ इसमें जितने भी जैन धर्म से जुड़े हुए लोग हो गए, क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए लोग हो गए, और प्रॉपर जो हमारे कह सकते हो जैन हो गए, क्रिश्चियन हो गए, और एक जो बुद्धिज़्म लाते हैं ना, बुद्धिज़्म, उन सबको हम लोग माइनॉरिटी में ट्रीट करते हैं। और एक इस्लाम को भी, चूँकि अब इसके नंबर्स बढ़ने लगी है लेकिन शुरुआत में इनकी संख्या जब बहुत कम थी तो इसलिए इसे भी माइनॉरिटी में ट्रीट करा जा रहा था। तो जैन, बौद्ध और एक जो क्रिश्चियन है और दूसरा इस्लाम, इन सबको माइनॉरिटी के अंदर रखा जाता है। और फिर जितने भी भारत में जातियाँ पाई जाती है उसको एस सी में, ओबीसी में और जनरल में प्रॉपर डिवाइड करके रखा गया है। क्या आप सबको पता है ये बात? क्या आप सबको ये बात पता है ना? तो जिस प्रकार से हमारे इंडिया में जो सोसाइटी है वो SC ST OBC जनरल माइनॉरिटीज़ में डिवाइडेड है, उसी प्रकार से बच्चों फ्रांस में जो सोसाइटी था वो 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भागों में क्या क्या था बच्चों, फिर से बताओ मुझे। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो अब आपको क्या पता है कि फर्स्ट स्टेट में कौन लोग आते थे, सेकेंड स्टेट में कौन लोग आते थे, और जो थर्ड स्टेट है यहाँ पे कौन लोग आते हैं बच्चों? तो देखो इस फिगर को देखो ना, ये फिगर जो है बच्चों आप इसे देखो, इस फिगर को देखो आप यहाँ पे। वाह, इस फिगर को देखो। तो यहाँ पे आपको जो है तीनों जो स्टेट है बच्चों वो आपको नजर आ रही है ना। तो फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 3 स्टेट्स में प्रॉपर बटा हुआ है। 3 क्लासेस कह सकते हो, 3 क्लास में जो यहाँ पे हैं जो लोग बटे हुए हैं। पहला जो स्टेट है फर्स्ट स्टेट, इसको हम लोग द क्लर्जी कहते हैं। कौन से क्या कहते हैं बच्चों से? द
क्लर्जी। और जो जब बच्चों जो क्लर्जी है वो कौन है, तो ये चर्च के ऑफिशियल हैं। ये जो हैं, देखो यहाँ पे ना आपको दिख रही है, प्रॉपर सिंबल दिख रही है, तो आपको ध्यान रखनी है, चर्च के लोग हैं, चर्च में जो काम करने वाले लोग हैं। और उस वक्त जो है फ्रांस की सोसाइटी में चर्च जो है ना बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक इंस्टीट्यूशन था। और इन लोगों को टैक्सेस पे करने से छूट मिली थी, नो टैक्स, इन्हें टैक्स पे नहीं करनी है। और इनका जो जुड़ाव है वो किंग के साथ उठना बैठना और किंग को सलाह मशवरा देना, तो किंग के साथ बहुत अधिक रहता था। और किंग जो है इन्हीं से सलाह मशवरा प्रॉपर और जो सजेशन सलाह वगैरह लिया करता था। तो इस प्रकार से इनको छूट मिली थी कि आपको टैक्स नहीं पे करना है। अच्छा, दूसरा है सेकेंड क्लास और सेकेंड स्टेट, इसे बोलते हैं बच्चों नोबिलिटी। और ये नोबिलिटी कौन है, तो ये बच्चों नोबिलिटी में आता है रिच लैंड लॉर्ड्स। ये बच्चों हैं रिच लैंड लॉर्ड। जिनको नहीं पता है, शॉर्ट में आपको नोट करनी हो तो फटाफट आप चाहते हो तो अपने कॉपी में पेन पेपर लेकर के इसे नोट कर सकते हो। तो ये रिच लैंडलॉर्ड है और इनको भी टैक्सेस नहीं पे करनी है, नो टैक्सेस। अब सोचो आपकी कम्युनिटी में जो भी रिच लोग हैं वो पैसा दे ही नहीं रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है। जो चर्च के लोग हैं वो भी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, जबकि इनकी संख्या भी बहुत है, इनकी संख्या भी अधिक है, मतलब ठीक ठाक है सोसाइटी में, पर ये लोग को कुछ देना नहीं है। ये लोग कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट को, है ना। और जो सरकार है वो किसके भरोसे चल रही है, तो सरकार चलती है थर्ड स्टेट के भरोसे। थर्ड स्टेट में आता है कॉमन पीपल, जो फार्मर है ना बच्चों, जो फार्मर है वो इसमें आएगा, जो पुअर पीपल है वो इसमें आएगा, जो छोटा मोटा बिजनेस करने वाले लोग हैं ना, या फिर जो वर्कर्स लोग हैं बच्चों, ये आपका इसी में आता है ना। फिर जो मिडिल क्लास के लोग हैं बच्चों, मिडिल क्लास के लोग देख सकते हो जिनके पास एवरेज इनकम है, वो भी बच्चों किसी में आता है, वो भी किसी में आता है, तो वो आता है बच्चों आपके थर्ड स्टेट में। और जो थर्ड स्टेट के लोग हैं इनके पास आई हैव इनफ फॉर दिस, आई हैव हैड इनफ टू दिस। बेसिकली इनको जो है क्या करना पड़ता है, कॉमन पीपल को जितनी भी टैक्सेस है, जितनी भी टैक्सेस है वो इन्हें पे करनी पड़ रही है, टैक्स को ये पे कर रहा है। और इन्हीं के पैसे से, इन्हीं के पैसे से ये चर्च की खर्ची चल रही है, इन्हीं के पैसे से, इन्हीं के टैक्स के पैसे से जो रिच लैंड लॉर्ड्स है इनको टैक्स में छूट मिल रही है, इन्हें भी टैक्स में जो प्रॉपर छूट मिल रही है। और कंट्री में जो प्रॉपर किंग है और किंग की जो फैमिली है वो जो लग्जरियस जीवन जी रहा है, बिल्कुल लग्जरी वाला लाइफ जी रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इन मिडिल क्लास के फैमिली के पैसों की वजह से। ठीक ना, तो चीज़ें आपको समझ में आई क्या। मैं इसे क्लीन कर देता हूँ थोड़ी सी साफ सफाई रखने के लिए, नहीं तो पेपर ना वीडियो काफ़ी जो है प्रॉपर गंद मच जाती है ना, गंदगी लगे लगती है। तो ठीक है, आप इसको देख लो अच्छे से। और मैं अब इस पिक्चर को यहाँ से क्या करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ। ठीक ना, चलो। तो आपने आई होप इसे नोट कर लिया होगा। और जो भी मैं आपको बच्चों समझा रहा हूँ ये प्रॉपर यहाँ पे देखो नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इस नोट्स को देखो, मेजर जो प्रॉब्लम है वहाँ पे क्या था, तो किंग्स के पास एब्सोल्यूट पावर था, क्वीन जो है लग्जरियस लाइफ जी रही है, कॉमन पीपल और जो पुअर है वो बहुत ही पुअर है और हंगरी है। और एक फेमस कोट यहाँ पे है कि लेट देम ईट केक, मतलब चलो ठीक है, जो रानी वानी है उसको केक खाने दो। द थ्री स्टेट सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट था वहाँ पे, क्या क्या है, तो पहला स्टेट क्लर्जी था, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी है, थर्ड स्टेट बच्चों कॉमन पीपल है ना। और जो नोबिलिटी उसे टैक्स पे नहीं करनी पड़ती, क्लर्जी को भी टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है, और जो पीपल हैं इनको सभी टैक्सेस को पे करना पड़ता है, किसको, थर्ड स्टेट को, है ना। थर्ड स्टेट पेड एवरीथिंग बट हैड नथिंग। जो थर्ड स्टेट है उन्हें सब कुछ पे करना है, लेकिन है उनके पास बच्चों तो कुछ भी नहीं। तो ये बेसिकली जो इनइक्वालिटी है और जो इनजस्टिस है, क्या आपको लगता है कि ये इनजस्टिस यहाँ पे हो रही है? क्या आपको लगता है बच्चों कि यहाँ पे इनजस्टिस हो रही है? क्या आप सोचो, इमेजिन करो यदि आप फ्रांस में होते और इस प्रकार की इनजस्टिस को फील कर रहे होते, तो क्या फ्रांस जैसे देश में रहना चाहते? क्या वहाँ पे जो रेवोल्यूशन हुई है उस रेवोल्यूशन को बच्चों क्या आप सपोर्ट करोगे? उस रेवोल्यूशन को क्या आप सपोर्ट करते? क्या आपकी राय है? सोचो जरा, आप एक बार के लिए सोच ही लो कि क्या ही करते आप। देखो, तो आपने 3 स्टेट को देख लिया, और देखो 3 स्टेट के बारे में आपके बुक्स में क्या लिखी हुई है कि थर्ड स्टेट वाज कंपोज्ड ऑफ 95% ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा, ये थर्ड स्टेट है, एक चीज ध्यान देना बच्चों, थर्ड स्टेट में 95% पॉपुलेशन है, पर वेल्थ के मामले में जो देश का है, पूरे देश का 90% क्या 50%, 10% भी जो है वो प्रॉपर इसके पास वेल्थ नहीं है, पैसा नहीं है। तो पैसा किसके पास है? तो ये जो 5% लोग हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट आता है ना, ये 5%, तो इन्हीं के पास ज़्यादा पैसे हैं, वेल्दी ये लोग है ना, वेल्दी ये लोग है, और धीरे धीरे चाहता है कि हम और भी ज़्यादा वेल्दी बने रहें। परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इट इंक्लूडेड अपीजेंट, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड द मिडिल क्लास। तो आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर मिडिल क्लास, वर्कर्स,
फार्मर्स, है ना, वो सब कुछ लिखा हुआ है। और कंसिस्टिंग ऑफ मर्चेंट्स, मिडिल क्लास में कौन कौन आ रहा है, तो मर्चेंट है, मैन्युफैक्चरर है, प्रोफेशनल है सच एज लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सब है ना। तो मैं क्या करता हूँ ना, आपके इस यहाँ पे मैं प्रॉपर जो है मिडिल क्लास को हाईलाइट कर देता हूँ, और मिडिल क्लास को हाईलाइट करके यहाँ पे मिडिल क्लास, इसमें कौन लोग आता है, तो बच्चों मिडिल क्लास में कौन कौन आता है उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मिडिल क्लास में आएगा मर्चेंट्स, मिडिल क्लास में आता है बच्चों मर्चेंट्स। मिडिल क्लास में आपका आ जाएगा मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर, और ये मैन्युफैक्चरर कौन है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है बिजनेस में, है ना। फिर आपका लॉयर जो है, लॉयर, फिर जो आपका डॉक्टर है ना, लॉयर है, डॉक्टर है, और जो टीचर है, जो बच्चों आपका टीचर है, वो सब के सब किस में आते हैं, थर्ड स्टेट में। देखो मैं टीचर हूँ, कितनी कम इनकम होती है टीचर्स की। सोसाइटी में जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होते हैं, प्राइवेट कोचिंग वगैरह में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उसकी सोसाइटी में जरा सा भी आज के समय में रिस्पेक्ट नहीं है, उस वक्त भी नहीं रहा होगा। तो इन टीचर्स को पे करना पड़ा। बताओ, इन टीचर्स के पे किए हुए पैसे से जो सेकंड क्लास के लोग हैं और जो फर्स्ट क्लास के जो लोग हैं, कलरजी लोग हैं, वो सब ऐसे मौज कर रहा है। तो बताओ पाप तो लगेगा ही ना एक दिन, तो ऐसा होना ही था। इस पिक्चर को देखो, जो इस पिक्चर को एक बार देखो, जरा समझने की कोशिश करो। इस पिक्चर में जो आपको दिख रहा है, ये देखो थर्ड स्टेट के लोग हैं, कॉमन पीपल है, और इनके पीठ पे लद के चल रहा है कौन, ये देखो, ये है कलर्जी, ये फर्स्ट स्टेट के लोग ना। यहाँ पे प्रॉपर दिख रही है आपको, मोहर लगी हुई है। तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी रिलीजन जो है बहुत ही ज़्यादा फला फुला है। तो क्रिश्चियनिटी वाले लोग हैं, यानी कलर्जी हैं। और सेकेंड पता है ये कौन है, ये नोबल लोग हैं, कलर्जी वाले हैं, ये नोबलिटी, नोबल लोग हैं। और इन लोग जो है देख सकते हो कैसे थर्ड थर्ड स्टेट में के जो लोग हैं, उनके ऊपर प्रॉपर बैठ के ऐश मौज कर रहा है ना, इंजॉय कर रहा है। तो ये कार्टून है जो उस वक्त की प्रॉपर सिचुएशन को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा एक न्यूमरस प्रिविलेज, उसको प्रॉपर छूट मिली हुई सोसाइटी में कि आपको नहीं देना है टैक्सेस वगैरह। दे ऑन प्रैक्टिकली ऑल द लैंड इन फ्रांस एंड बट डू नॉट हैव टू पे ऑन ए टैक्स। देखो, और जो प्रॉपर फ्रांस की लैंड है ना, जो प्रॉपर फ्रांस की लैंड है वो कौन ऑन कर रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड क्लास के लोग ऑन कर रहे हैं, बट डू नॉट हैव टू पे एनी टैक्स, बस उन्हें टैक्स पे नहीं करनी पड़ रही है। दे वर्ड वेरी वेल्दी, वे सब बहुत रीच हैं, एंड एक कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। कौन लोग के बारे में बात हो रही है, तो बच्चों ये है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। और जो थर्ड क्लास के लोग हैं, इनकी सिचुएशन पता है कैसी है, तो थर्ड जो आपके स्ट्रेट है, इसका सिचुएशन कैसा है कि इंटायर बर्डन ऑफ जो टैक्सेशन है वो इन्हीं के कंधों पे है, बट वाज नॉट इंटाइटल टू एनी ऑफ द प्रिविलेज। लेकिन इन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती है, किसी भी प्रकार के इसके पास धन दौलत जमीन वगैरह वो बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से छूट नहीं दी गई है और नहीं दिया हुआ है। और जिस प्रकार की इंजॉय जो है कलर्जी और नोबल्स लोग करती है, नोबल्स और कलर्जी के पास जो कह सकते हो आपके प्रिविलेजेस हैं, वैसा इनके पास नहीं है। टैक्सेस वर इम्पोज ऑन एवरीथिंग। अच्छा, टैक्सेस जो है वो पता है हर एक चीज़ पे है, जो बेसिक चीज़ें हैं ना उन सब पे भी टैक्स लगी पड़ी है। और टैक्स देखो किसके, सॉल्ट के ऊपर भी है। लाइफ वॉज वेरी हार्ड। और इस प्रकार से जो थर्ड स्टेट के लोग हैं बच्चों, इनकी लाइफ पता है कैसी हो गई है, थर्ड स्टेट के लोगों की जो लाइफ बच्चों बहुत बहुत हार्ड हो गया है, बहुत हार्ड हो गया है। स्पेशली फॉर पुअर पीजेंट, जो पुअर पीजेंट है उनकी तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब है। हु हैड टू पे एडिशनल टैक्सेस फॉर देयर फ्यूडल लॉट्स। अच्छा, और जो पुअर पीजेंट्स हैं इनको देखो टैक्स डबल पे करनी पड़ी है। जो आप चीज़ें परचेज करते हो ना, थिंग्स, जो गुड्स आप लेते हो, जो गुड्स आप ले रहे हो, इनके बदले तो आपको फी पे करनी है, टैक्स पे करनी है। लेकिन चूंकि वहाँ पे सिस्टम था ना फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम होने की वजह से जो ये पुअर पीजेंट हैं उन्हें इसे भी टैक्सेस पे करनी पड़ती है। तो पुअर पीजेंट्स के लिए जो है वो क्या है, डबल डबल तबाही है उसके जीवन में। क्या है बच्चों, डबल तबाही है, ठीक ना। अब देखते ग्रोइंग पावर ऑफ द मिडिल क्लास। अब धीरे धीरे देखते कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका पावर कैसे बढ़ रहा है। मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मिडिल क्लास में कौन कौन बच्चों, कौन कौन से वर्क आते हैं, क्या कौन कौन से कैसे तो प्रोफेशन वाले लोग आते हैं, तो एक बार फटाफट बताओ। तो मिडिल क्लास में आएगा आपका मर्चेंट्स, मिडिल क्लास में आएगा आपका मर्चेंट, मिडिल क्लास में आएगा आपका टीचर, मिडिल क्लास में आता है मैन्युफैक्चरर,
और मिडिल क्लास में आपका लॉयर एंड डॉक्टर आती है। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं इनकी पावर कैसे बढ़ रही है, लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं प्रॉपर इसकी जो पावर है ये ग्रो कैसे कर रहा है, ठीक ना। ये देखो क्वेश्चन आपका पेज नंबर 36 में कोई क्वेश्चन करके है, वहाँ से आपको ये लिखना भी होता है, तो इसको अच्छे से समझना जरूरी है ना। ठीक है, क्या आप सब रेडी हो समझने के लिए? दिमाग से बोर तो नहीं हो रहे हो, पक तो नहीं रहे हो, मैं आपको पका तो नहीं रहा हूँ ज़्यादा, चीज़ें समझ तो आ रही है कि नहीं? तो जो भी बच्चों आपकी अनुभव होती है इस क्लासेस को लेकर के कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट प्लीज़ कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सोचते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ी सी चीज़ें परिवर्तन करके आपके लायक बनाने का प्रयास करूँगा। The French, the French merchants, traders, manufacturers, lawyers, doctors, teachers and other professionals has acquired great wealth. धीरे धीरे इनके पास वेल्थ आने लगी है एंड बिकम इकोनॉमिकली पावरफुल, और धीरे धीरे जब पैसे आने लगे तो ये पावरफुल हो जाते हैं। कब तक? 18th सेंचुरी में। हाउ एवर दे वर डिनाइड सोशल इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल राइट्स। This caused great resentment among them. They used their economic power to overthrow the ancient regime. तो बच्चों देखो, वाह क्या बात है, बहुत बेहतरीन काम हुआ है यहाँ पे। तो देख सकते हो धीरे धीरे क्या होता है, जो लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स है, टीचर्स, ये प्रॉपर एक प्रोफेशन में है ना। तो जब प्रोफेशन में है तो सर्विस कर रहे हैं, सर्विस के बदले धीरे धीरे पैसे आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। जो मर्चेंट्स है वो व्यापार कर रहा है, जो ट्रेडर्स है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, ये प्रॉपर कुछ ना कुछ काम कर रहा है। और जो लोग काम करते हैं, जो चीज़ों को सर्विस देते हैं, तो या फिर चीज़ों को बना बना के बेचते हैं, तो उनके पास तो पैसे आते हैं। तो धीरे धीरे के पास पैसे आने लगे। जब पैसे आने लगते हैं वो इकोनॉमिकली पावरफुल हो जाता है 18th सेंचुरी में। लेकिन फिर भी इनको जो है सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं मिलती है, इसके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं होता है, वोट नहीं देनी है, सरकार बनानी है, उनके पास आपकी पहुँच नहीं है। तो इनके साथ से भी जो है वो इनजस्टिस लगातार जारी है पैसे आने के बाद भी। तो ये जो इसके साथ इनजस्टिस हो रहा है वो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसके साथ इनके इनजस्टिस की वजह से इन सबको बहुत परेशानी हुई। और इसने अपनी नाराज़गी व्यक्त करने के लिए, और जब इनके मन में गुस्सा आया, तो इसने क्या करा, अपने इकोनॉमिक पावर के दम पे सरकार को उखाड़ फेंकना, ओवरथ्रो करने के बारे में सोचा। और जो एंशियंट रिजाइम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, वो जो सिस्टम था पहले वहाँ पे फ्रांस में, इसे हम लोग एंशियंट रिजाइम करते हैं, जिसमें जो सिस्टम है वो फ्यूडल फ्यूडल सिस्टम था वो, है ना। और फ्यूडल सिस्टम के बारे में बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है क्या होता है। तो एंशियंट रिजाइम जो है फ्यूडल सिस्टम था, उसको उखाड़ फेंकने के बारे में उसने अपना प्रॉपर प्लान बनाना स्टार्ट करा। यहाँ पे देख सकते हो अब इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू आइडियाज़, इनकी जो प्रॉपर कह सकते हो ये उखाड़ फेंकने वाली बात है वो आया कहाँ से, इनको आइडिया कहाँ से लगा। तो आइडिया जो रिवोल्यूशनरी जो आइडिया है वो वहाँ पे जो कुछ फिलोसफर है, जैसे कि रूशो नाम याद रखने बच्चों आपको, वोल्टेयर का नाम याद रखो, एक मॉन्टेस्क्यू का नाम याद रखना। 3 ठो नाम याद करो। पहला नाम वोल्टेयर, ठीक है, दूसरा नाम रूशो। कौन है बच्चों ये सब? दे ऑल आर फिलोसफर। ये फिलोसफर क्या होते हैं? तो फिलोसफर वो हैं जो सोसाइटी में आइडियाज़ देते हैं, सोसाइटी वाले लोगों को प्रॉपर वो आइडिया दे रहे होते हैं और किस प्रकार से सोसाइटी रन होना चाहिए, और जो लोग थोड़ा सा सप्रेस्ड रहते हैं, जिनके साथ अनजस्टिस हो रहा होता है, इनजस्टिस हो रहा होता है, उनको वो सपोर्ट करते हैं। तो वोल्टेयर जो है, रूसो है, एक मॉन्टेस्क्यू है ना, ये तीसरा है। तो ये सब मिल करके क्या करते हैं, एक इंटेलेक्चुअल फॉर्मेट इन फ्रांस बनाते हैं। मिडिल क्लास वो जो बहुत ही ज़्यादा इनसे इंस्पायर होता है, और जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ है, तो सबसे पहले जो है फ्रांस के लोगों को वोल्टेयर, रूशो, मोंटेस्क्यू, इसने लिबर्टी के बारे में बताया, इन इक्वालिटी के बारे में बताया, सॉरी इक्वालिटी के बारे में, फ्रेटर्निटी के बारे में बताया, और जो पॉपुलर सॉवेरेनिटी है ना, इसके बारे में वो बताना और समझाना स्टार्ट करता है। और इसकी बातों में आकर के, इसके प्रभाव में आकर के जो प्रॉपर प्रॉपर जो फ्रांस के लोग हैं, यहाँ के जो मिडिल क्लास के लोग बच्चों हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं जिनके पास पैसा आ गया है, वो अब अपने वेल्थ के पावर के दम पे, वेल्थ के दम पे, है ना, वेल्थ पावर जो है, इसके दम पे बेसिकली वो क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को उठा फेंकने का काम करते हैं थ्रू देयर राइटिंग्स। तो लेकिन ये जो लोग हैं वो इनइक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के बारे में बातें करते कैसे हैं, लोगों तक बात को पहुंचाते कैसे हैं, उनको मोटिवेट कैसे किया, तो ये अपने राइटिंग से, ये उसने लिखा। तो जो फिलोसफर है उसने क्या करा, एक्सपोज द एविल्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी में जो ये बुराइयां थी उन सबको उसने क्या किया बच्चों, एक्सपोज किया, और अपने राइटिंग्स के दम पे सारे फिलोसफर्स को उसने मोटिवेट किया। आप यहाँ पे जो पिक्चर्स है वो देख सकते हो, ये पिक्चर किसका है? तो बच्चों ये पिक्चर्स है, देख सकते हो आप, ये फ्रेंच फिलोसफर्स है। वोल्टेयर है लेफ्ट में, इनका नाम है वोल्टेयर, ठीक ना। और ये जो है जीन जीन जैक्यूज है, ये बच्चों जीन जैक्यूज है। और ओ प्रॉपर देखो, जीन जैक्यूज रूसो इसका फुल नेम है ना। तो ये आपका शॉर्ट में इसको रूसो के नाम से बहुत पॉपुलर है,
तो आप भी इसे रूसो के नाम से जानो, चूँकि हर जगह आपको जो है ये रूसो ही देखने को मिलेगा। ये रूसो हमेशा रूस जाता है क्या? फ्रांस में रहता है, रूसता है कि नहीं? सो बताओ बच्चों। चलिए अब इनको मैं क्लीन कर दूँ एक बार, और बस हम लोग बहुत ही करीब अब पहुँच गए। जो प्रॉपर रीज़न है वो हमने पढ़ लिया है। तो जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है अंडर एंशिएंट रिज़ाइम इन फ्रांस कैसा है बच्चों? तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन आता है? क्लर्जी आता है, वेल्दी पीपल आता है, इनको बहुत सारा प्रिविलेज और छूट मिला हुआ है और इन्हें कोई टैक्स नहीं पे करनी है। लेकिन जो नोबल पीपल हैं सेकंड स्टेट में आते हैं, उनके फैमिली सेकंड स्टेट में आता है, इसके पास पैसे बहुत हैं, बहुत प्रिविलेज भी मिला हुआ है, लेकिन टैक्स नहीं पे करनी है। लेकिन जो थर्ड स्टेट बच्चों हैं, यहाँ पे कौन आता है? तो थर्ड स्टेट में पीजेंट्स आते हैं, फार्मर्स आते हैं, जो आर्टिसंस है वो आते हैं, वर्कर्स आते हैं, मिडिल क्लास के लोग बच्चों आते हैं। और मिडिल क्लास में कौन कौन है? तो लॉयर है, डॉक्टर है, टीचर्स है, मर्चेंट्स है एंड मैन्युफैक्चरर हैं। और इनको बहुत ही ऑप्रेस्ड करा जा रहा है, सॉरी, जो ऑप्रेस्ड और पुअर क्लास के जो लोग हैं वो भी इसी में आते हैं। इन पर शोषण होता है, इस पर प्रॉपर जो है सारे काम करवाए जाते हैं। पूरी जो सेवा करनी है ना, पूरी जो सर्विसेज करनी है, ये चाहे फर्स्ट स्टेट के लोगों को सर्विस करना हो, इनके घर पे काम करनी हो, फर्स्ट स्टेट के घर पे काम करनी हो, या फिर सेकंड स्टेट के लोगों की सेवा करनी हो, सब का सब करेगा थर्ड स्टेट के लोग। ये प्रॉपर एक्सप्लॉइट होती हैं। लेकिन टैक्सेस भी इसी को पे करना है बच्चों। टैक्स भी यही पे करे, है ना, और सबकी सेवा भी यही करे, नौकर का काम भी यही करे, और जो प्रिविलेज है वो मिलेगा फर्स्ट और सेकंड स्टेट को। तो ऐसा कैसे चलेगा रे बाबा? ऐसा कैसे चलेगा? एक ना एक दिन जो है मोनार्की को ख़त्म होना था। तो अब यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की को ख़त्म करने के लिए, अपने राइट्स के बारे में बात करने के लिए फाइटिंग शुरू हो जाती है। प्रॉपर बात समझ में आ रही है? आप चीज़ों को लिंक पर क्या रहे हो? ये प्रॉपर जो स्टेप है ना, ये स्टेप कि कैसे चीज़ें चल रही है, आप स्टेप बाय स्टेप लिंक कर पा रहे हो ना? तो यहाँ पे याद करनी है 1789 में स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, और फिर जाकर के हम लोग 1799 में ये स्टोरी है वो फिनिश होगी। कब? जब हमारा नेपोलियन जो बोनापार्ट है, एक डिक्टेटर या तो कह सकते हो एक मिलिट्री रूल जब फ्रांस में आता है, तब तक। और इस बीच में हम लोग नोट्स में देखते हैं नोट्स का क्या हाल चाल है। तो नोट्स में बच्चों इस इमेज को देखो, एक पॉपुलर इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस नोट्स में इस वाले इमेज को देखो, यहाँ पे इस वाले इमेज में ये थर्ड स्टेट के लोग हैं, जहाँ पे सभी लोग बेसिकली आ जाते हैं। और ये दो प्रॉपर जो ये पिरामिड जैसा मैप है, ट्रायंगुलर जो मैप है, ये देख सकते हो। इसमें जो है 90% लोग आते हैं, 95% लोग आते हैं। ये बच्चों दिख रहा है एक मुकुट बना हुआ है, ये सेकंड स्टेट है। सेकंड स्टेट के लोग हैं, इसमें कौन आता है? नोबल पीपल, रिच पीपल, और ये सब किंग के लिए फाइट करता है। फर्स्ट में आते हैं कलर्जी लोग हैं जो कि बहुत रिच है और गॉड को प्रे करते हैं। और फर्स्ट देखो इसके ऊपर में, पता है यहाँ पे ये फर्स्ट था, सेकंड से थर्ड स्टेट, और ये किंग यहाँ पे मुकुट बनी हुई है। और इसमें कौन आता है? किंग फैमिली आता है, किंग फैमिली। तो इनको तो टैक्स वैक्स देनी है नहीं, तो ये सिस्टम है, ठीक है। और कॉजेज देख सकते हो, अब हम लोग यहाँ पे कॉजेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के क्या कारण हैं? तो इसके सारे जो कारण हैं बच्चों, इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं 4 पार्ट्स में। तो पहला है सोशल इनइक्वालिटी, एक कारण था बच्चों। दूसरा है इकोनॉमिक क्राइसिस, तीसरा है पॉलिटिकल कॉजेज, और चौथा है रोल ऑफ इनलाइटमेंट आने के थिंकर्स, है ना। और तब जाकर के यहाँ पे जो है तबाही मचती है और रिवॉल्ट होता है, और फिर जाकर के मोनार्की सिस्टम खत्म होती है। सोशल इनइक्वालिटी में क्या है बच्चों? तो अनफेयर स्टेट, ये जो 3 स्टेट में बांट दी गई है वहाँ की सोसाइटी को, ये बड़ा सिस्टम अच्छी नहीं है ना। उसके बाद थर्ड स्टेट हैड नो पॉलिटिकल पावर, जो तीसरा स्टेट के लोग हैं, इसको किसी भी प्रकार का पावर, पॉलिटिकल पावर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे एक तरह से इनजस्टिस हो रही है और पावर जो है वो अनइक्वल है। इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या हो रहा है कि जो फ्रांस है वो पहली बात तो बहुत डेब्ट में है, लेकिन इसके बाद भी वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोगों को टैक्स में छूट दी हुई है। हैवी टैक्सेशन है और वो सिर्फ पुअर को पे करना पड़ रहा है। राइजिंग प्राइसेस ऑफ ब्रेड, और लगातार जो खाने पीने की चीज़ों के जो दाम है वो बढ़े जा रहे थे। पॉलिटिकल कॉजेज के बच्चों के बारे में जो बात करी जाए, तो पॉलिटिकल कॉजेज में क्या आएगा? तो एब्सोल्यूट मोनार्की वहाँ पे है ना। मोनार्की मतलब राजा का शासन है। और नो वोटिंग राइट्स फॉर कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल है उनको वोटिंग का राइट्स बिल्कुल नहीं है। अगला है बच्चों, अगला है इनलाइटमेंट, और जो थिंकर्स हैं, जो फिलोसफर्स हैं, उन्हें क्या आइडिया दिया लोगों को? तो थिंकर्स लाइक स्प्रेड आइडियाज, तो जो थिंकर्स हैं उन्होंने अपनी आइडियाज़ को स्प्रेड करा, लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने लिखा, उन्हें नोवेल्स लिखा, बुक्स लिखा, और बुक्स वगैरह लिख करके लोगों को मोटिवेट किया। पीपल आर सवेरियन देने का मतलब हुआ कि एक राज्य के अंदर जो है फैसले करने का जो अधिकार है वहाँ के लोगों की होती है, उसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होता है। लोग अपने जीवन में भी जो है
क्या करना है, उसे क्या नहीं करना है, ये इसकी डिसीजन उसे खुद लेना होता है। कोई तीसरा बंदा कोई तीसरा लोग उस पे जो है उसको डिक्टेट नहीं कर सकता है कि आप ये काम करो, वैसे करो। जो मेरा मन है मैं वो करूँगा। ऐसा ह्यूमन नेचर है। इसके बारे में बताते हैं थिंकर्स। गवर्नमेंट शुड सर्व सिटीजन्स, और कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसका काम लोगों की सेवा करना होना चाहिए, ना कि खुद मौज मस्ती करो और लोगों को जानवरों की तरह काम कराओ, उनसे टैक्सेस लो। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, कहते हैं आइडियाज़ आर डेंजरस वंस पीपल अंडरस्टैंड देम। जो आइडियाज़ है ये सब, ये बहुत डेंजरस है जब लोग समझ जाते हैं और ये क्या करते, सीधे शासन को, प्रशासन को, अनेक सिस्टम को उठा के फेंक देते हैं। अब प्रॉपर ये जो लोगों के मन में, देखो यहाँ पे ना, ये फर्स्ट ये वाली बात हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, पॉलिटिकल कॉजेज या फिर रोल ऑफ इनलाइटमेंट हो, ये सब की वजह से जो लोग हैं उनके मन में पहले से गुस्सा है, उनके मन में पहले से आक्रोश है। लेकिन ये आक्रोश टूटा कब, निकला कब? तो वो निकला बच्चों 14 जुलाई 1789 को। ये है आपका स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल। बेस्टाइल प्रॉपर वहाँ का प्रिजन है, एक जेल था। तो इस जेल को उसने, वहाँ के लोगों ने तोड़ दिया। चलो, लेकिन यहाँ तक तो हमने इस नोट पे पहुँच लिया। एक बार बुक में तो देख लो बच्चों की, बुक में हमने कहानी कहाँ तक खत्म करी है। तो यहाँ पे देखो, बुक में हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं फिर से, है ना। चलो फटाफट ध्यान दो, क्या लिखा है। द फ्रेंच किंग वाज एन ऑटोक्रेट। जो फ्रेंच किंग है वो कौन है बच्चों? तो वो ऑटोक्रेट। एंड ही इंजॉयड एब्सोल्यूट पावर्स एंड हिज विल वाज लॉ। There was no check on his powers by any parliament. He ruled by divine right and was answerable to God and not to the people. Wow, क्या सिस्टम है। तो बच्चों ये देखो, यहाँ पे मोनार्की के बारे में बात करी जा रही है। किसके बारे में बच्चों? मोनार्की के बारे में। मोनार्की में क्या है, एक ही व्यक्ति का जो प्रॉपर सिस्टम होता है, शासन होता है, उस पर कंट्रोल करने वाले कोई नहीं होते हैं। तो जो फ्रेंच के किंग हैं वो कौन है? ऑटोक्रेट है। ऑटोक्रेट का मतलब होता है जो वो कर रहा है बस वही सही है, इस पर कोई और लोग जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, आप अपने घर में मान लो सबसे मोस्ट अर्निंग पीपल यदि हो जाते हो, तो आप अपने मन की जो है, जो मोबाइल फ़ोन खरीदनी है वो खरीद लो, ठीक है नहीं? पैसे से आपको जो है वो अच्छी सी गाड़ी खरीदनी है तो वो खरीद लो, न्यू हाउस आपको खरीदनी है तो वो खरीद लो, कोई रोकता है क्या? नहीं। लेकिन जब आपके पास पैसे कम होते हैं, आपके घर में आपके फादर इनकम कर रहे हैं, तो आपको यदि कोई चीज़ खरीदनी हो तो पापा रोकते हैं कि नहीं? रोकते हैं ना? तो वो चीज़ है। तो जब आपके पास है प्रॉपर पावर आ जाती है और ऐसा है कि आप पे कोई कंट्रोल ना कर सके, तो बच्चों इस प्रकार की जो सिस्टम है उसे ऑटोक्रेट कहते हैं। और ये एक तरह से जो है ना, यहाँ पे जो किंग है उसके पास इतना पावर है कि वो जो करे, जैसा करे वही सही से, कोई रोक नहीं सकता है। और साथ ही साथ इसका जो रूल है वो नाइस नहीं है। रूल वाज नॉट नाइस। मतलब ऐसा नहीं कि लोगों के प्रति ये बहुत, किंग जो है वो काइंड है, दया भाव रखता है और चलो ठीक है कि इसके ऊपर कोई पावर कंट्रोल करने वाले नहीं है, लेकिन ये हेल्पफुल नेचर का हो, जो वहाँ के पुअर पीपल हैं उनके प्रति इनके दिल में थोड़ी सी इमोशंस हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ही इंजॉयड एब्सोल्यूट पावर, बहुत सारा पावर इसके पास है, पूरा पावर तो इसी के पास है। एंड हिज विल वाज लॉ। लेकिन यहाँ पे जो ये कहते हैं वही लॉ है, जो इनका इच्छा है वही लॉ है। लॉ वगैरह भी प्रॉपर सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है। देयर वाज नो चेक, और यहाँ पे कोई चेकिंग भी नहीं है कि जो राजा के पास पावर्स को चेक करी जाए। इसके लिए पार्लियामेंट वाली सिस्टम भी नहीं है। ही रूल्ड बाय डिवाइन राइट। इसको लगता है कि मुझे गॉड ने पावर दी है, मैं तो गॉड के लिए डायरेक्ट आंसरेबल हूँ। मेरे पास जो है वो गॉड ही हैं जिनको मैं प्रॉपर जो है आंसर करूँगा कि यहाँ पे शासन कैसे चल रही है, नहीं चल रही है। और मैं लोगों को बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, इस चीज़ का जो आंसर है मुझे लोगों को नहीं देनी है। इनएफिशिएंट, करप्ट और एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, इनएफिशिएंट है जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्रॉपर सिस्टम को मैनेज नहीं कर पा रहा है और वो बहुत करप्ट हो गया है। जो अधिक पैसा देगा, यहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी बातों को सुनेंगे, और जब बात आएगी पुअर्स की, गरीब्स की, फार्मर्स की, पीजेंट्स की, जिनके पास अधिक पैसे नहीं है, सरकार उनकी बात को, ऑफिसर्स उनकी बातों को नहीं सुनता है। तो देख सकते हो जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरह से करप्ट है एंड इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट मतलब सिस्टम को मैनेज नहीं कर पा रहा है। जैसे कि आप समझो, अभी हाल फिलहाल में कहीं पे ना, अभी जो है सरस्वती पूजा का समय है ना। जनवरी का सेकेंड वीक, लास्ट वीक है, और यहाँ पे प्रॉपर इंडिया में सरस्वती पूजा जो है इंजॉय करी गई। तो इसमें सोचो, सरस्वती पूजा में कई जगह जो है टू कम्युनिटी, मुस्लिम और हिंदूज़ के बीच में जो है दंगे हो गए, लड़ाइयाँ हो गई। तो इसमें क्या है, वहाँ के जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहा है। मैनेज करने में जो प्रशासन है वो डर रहा है, काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहीं आप यूपी देखना, यूपी जैसे जो स्टेट है, यहाँ पे जो दंगे हैं वो प्रॉपर अभी मैनेज्ड हो गया है। तो वहाँ पे जो प्रशासन है वो इतना स्ट्रिक्ट है कि वो इन सब चीज़ों को टॉलरेट नहीं करता है। जो भी सिस्टम को खराब करने, तोड़ने और उनको परेशान करने का प्रयास करता है, तो यूपी का जो प्रशासन है वो उसे
जरा सा भी टॉलरेट नहीं करता, उसको पनिश करता है, तुरंत एक्शन लेता है। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है बच्चों वो इनएफिशिएंट है, वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। वो मतलब यूपी जैसा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बहुत ढीला ढाला है अदर स्टेट की तरह। द ऑफिसर्स वर सेल्फिश, जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं वो कैसे हैं, वो सेल्फिश हैं। जब राजा ही सेल्फिश है तो ऑफिसर्स क्यों ना होगा। और अनकंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और लोगों के वेलफेयर के लिए वो जरा सा भी कोई ऑफिसर्स काम नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है। देखो किंग का नाम है किंग लुइस 16। तो ये जो फ्रेंड्स है ना, यहाँ पे शासन में कौन सा किंग है, तो बच्चों किंग का नाम याद रखनी है बच्चों, किंग का नाम आपको याद रखनी है किंग लुइस 16। इसकी इमेज यहाँ पे नहीं दी गई, नहीं तो मैं आपको इमेज भी दिखा देता। और ये प्लेजर लविंग है। प्लेजर लविंग मतलब क्या हुआ, इसको शौक, आराम, है ना, कैसे तो इंजॉय करना से, ऐसो आराम से बहुत प्यार है। ही वॉज कम्प्लीटली इग्नोरेंट, वो सोसाइटी में क्या हो रहा है, लोग क्या सफ़र कर रहे हैं, इसको वो नज़रअंदाज करता है। हाँ, ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ब्यूटीफुल एंड एम्बिशियस वाइफ। वाह क्या बात है, इसकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ है। ये अपने वाइफ की जो प्रॉपर बात है उनसे बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड है। वाइफ का नाम है मैरी एंटोनियनेट, एंटोइनेट, है ना, मैरी एंटोइनेट। चलो एक बार फिर से बताओ, किंग है लुई 16 और इसकी वाइफ का नाम है मैरी। वाइफ का नाम बच्चों मैरी है और ये है लुई 16। तो किंग का नाम लुई 16 और मैरी, लुई 16 और मैरी। टुगेदर दे वेस्टेड मनी ऑफ फेस्टिविटीज़ एंड प्लेजर्स, और ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं बच्चों, तो ये दोनों मिल करके एंजॉय करते हैं, है ना, बहुत इंजॉय करते हैं। और हर एक प्लेसेस पे घूमना फिरना, और जो पीपल्स के पैसे हैं, जो गरीब लोग, पुअर लोग, थर्ड स्टेट के जो लोग हैं, थर्ड स्टेट के जो लोग हैं जो टैक्सेस पे कर रहे हैं, उन टैक्सेस के पैसे पे एक लग्जरियस जीवन जीना है, लग्जरियस, है ना, वो क्या जी रहे बच्चों, लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। कौन, किंग एंड क्वीन। इकोनॉमी बैंकरप्टी, जो इकोनॉमी है प्रॉपर से पैसे नहीं आ रही हैं, और पैसे नहीं आ रहा है पर जो आ रहा है उसी जो है प्रॉपर इंजॉयमेंट करी जा रही है, और देश में जो है बैंकरप्सी आ गई है। बैंकरप्सी का मतलब होता है, बैंकरप्टी का मतलब होता है देश में जो इकोनॉमी है, मीन्स पैसे हैं उनकी कमी पड़ी हुई है। बाकी जो लोग हैं वो बहुत किसी प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। वॉज फर्दर एग्रेवेटेड बाय फ्रेंच इन इन्वॉल्वमेंट इन यूजलेस वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड। अच्छा, एक बैंकरप्सी देखो कैसे है, तो यहाँ पे ये क्या करे, जो फ्रेंच है वो इंग्लैंड के साथ वार में भी फंसा हुआ है, तो इससे भी पैसे की कमी हो रही है। द रिच प्रिविलेज क्लासेस विच कुड एफोर्ड टू पे टैक्सेस कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट। अच्छा, जो रिच लोग हैं जो पैसे टैक्सेस पे कर सकते हैं ताकि सिस्टम थोड़ा सा अच्छा चल सके, है ना, बैंकरप्सी जैसा माहौल ना हो, पैसे की कमी देश में ना हो, लेकिन उनको एग्जेम्प्ट करी गई, छूट मिली हुई है। किसको, फर्स्ट क्लास को, सेकेंड क्लास को, ठीक है ना, सेकेंड क्लास को। वाइल द पुअर वर क्रस्ट, जो लेकिन जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको कुचला जा रहा है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप बताओ, इन सारे सिचुएशन को देख करके आप कह सकते हो क्या प्रॉपर इनजस्टिस हो रही है वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ प्रॉपर इनजस्टिस हो रही है? ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और जब ठीक बात नहीं है तो क्या होगा बच्चों, वॉर होगी ना, रिवॉल्ट तो होगी ना बच्चों, तो होती है। ओके, तो दोस्तों देखो आगे यहाँ पे, इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ा था ना, क्या इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका, सॉरी हमने इसके पहले वाले में अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा था। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन से भी जो यहाँ पे फ्रेंच लोग हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यानी उससे प्रेरित होते हैं, उसे एक प्रॉपर इसमें जोश जुनून और ऊर्जा आती है ना, एनर्जी आती है। द फ्रेंच जनरल्स एंड सोल्जर्स हु हैड फाउट इन अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो जो अमेरिकन सोल्जर, आपको मैंने बताया था ना फर्स्ट पार्ट में कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन जब हो रही है, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन में, अमेरिकन अमेरिकन रेवोल्यूशन में जो बच्चों फ्रांस नाम का एक कंट्री है, फ्रेंच कंट्री जो है उसे हेल्प कर रहा था वहाँ के लोगों को। तो फ्रेंच कैसे हेल्प कर रहा है, तो फ्रेंच अपने जनरल्स को, अपने सोल्जर्स को वहाँ पे जो है अमेरिका के रेवोल्यूशन में भेजा हुआ है। चलो आपके लिए प्रश्न है, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है, बताओ अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है, अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो कब से, फ्रॉम व्हेन, कब हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है कब से और कब से चला। इसकी बेसिकली कह सकते हो स्टार्टिंग ईयर क्या था, ये स्टार्ट कब हुआ और ये बच्चों एंड कब हुआ, इसके बारे में बताओ, ठीक है। द सक्सेस ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज एंथ्यूज्ड द फ्रेंच पीपल एंड इनकरेज्ड देम फॉर टू रिबेल, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन से इनकी प्रेरणा मिली यहाँ के फ्रेंच लोगों को, और रिबेल करने के लिए, रिवॉल्ट करने के लिए प्रॉपर इंस्पिरेशन मिलता है ना। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे प्रॉपर देखो, जो वॉर है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। तो फास्ट ऑफ एंड फॉरवर्ड वे में बच्चों हम लोग अब इससे पढ़ेंगे और कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ये देखो आउटब्रेक है, तो बेसिकली जो फ्रेंच में रिबेलियन है,
जो बच्चों रिबेलियन है उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। डेट याद रखो 17 जून 1789। द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिक्लेयर दैट द थर्ड स्टेट वुड कंटिन्यू क्या कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ एज द नेशनल असेंबली। तो यहाँ पे देखो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं कौन है बच्चों, थर्ड स्टेट के लोग हैं, उसने अपने आप ने ये घोषित कर दिया कि हम लोग क्या करेंगे, नेशनल असेंबली बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, नेशनल असेंबली। आने के देश में जो भी सिस्टम और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो नेशनल असेंबली लेगी, और नेशनल असेंबली में थर्ड स्टेट के जो लोग हैं वो भी शामिल होंगे। खुशी से घोषित कर रहे हैं। 20 जून 1789 का समय आता है। द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट मेट एट टेनिस कोर्ट एंड टुक एन ओथ नॉट टू सेपरेट अंटिल अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यहाँ पे देखो जो नेशनल असेंबली में थर्ड स्टेट के लोग हैं वो पहले जमा होते हैं, और पहले तो नेशनल असेंबली बनाने की घोषणा करते हैं, अनाउंस करते हैं। कब, तो वो डेट था बच्चों 17 जून। फिर 20 जून को ये सब लोग एक जगह जमा होते हैं। कहाँ पे जमा होते हैं, तो वो है आपका टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं। एक प्लेस है टेनिस का, स्पोर्ट्स ग्राउंड कह सकते हो वहाँ पे। और ये सब ना एक ऊथ लेता है। क्या लेता है, ऊथ लेता है। और ऊथ क्या लेता है, यानी कि ना ऐसा एक कह सकते हो, ऊथ लेना मतलब हुआ शपथ लेना। तो ये शपथ लेता है कि नहीं, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तब तक हम लोग अलग नहीं होंगे, है ना। न्यू क्वेश्चन वाज ड्रॉन अप फॉर फ्रांस। जब तक फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता जैसा कि अमेरिका में बना है तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। दिस इज नोन एज द टेनिस कोर्ट ओथ। तो यहाँ पे टेनिस कोर्ट में जो प्रॉपर ऊथ ली गई है बच्चों, जो ऊथ ली गई है इसे ही कहा जाता है टेनिस कोर्ट ओथ, TCO। ठीक है ना, क्या ये बच्चों आपको याद रहेगी। आगे देखते हैं। 14 जुलाई 1789 को ग्रेट मॉब अटैक्ड बस्टाइल। अब देखो प्रॉपर जो लोग हैं उनमें जोश जुनून आ गया है, और जो राजा है वो लगातार ना प्रयास कर रहा होगा कि इसको हटा दी जाए, है ना, इस चीज़ को रोका जाए। अब डेट आ जाती है 14 जुलाई। 14 जुलाई ये सब मिल करके ना जो प्रिजन होता है, एक प्रिजन, उस पर अटैक करता है। कौन अटैक करता है, ग्रेट मॉब अटैक करता है। कहाँ पे, बेस्टाइल में। द स्टेट प्रिजन फॉर पॉलिटिकल प्रिजन। यहाँ पे कौन लोग हैं, तो ये पॉलिटिकल प्रिजनर, यानी कि जो भी राजा को हटाने या फिर कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने की बात कर रहा था उन लोग को रखा गया है। एंड मच हेटेड सिंबल ऑफ द एंशिएंट रिजाइम। तो उन लोगों ने जाकर उसे तोड़फोड़ करी और सब लोग को छुड़ा के ले आया, और एक तरह से प्रॉपर सिंबल है कि अब हमें एंशिएंट रिजीम नहीं चाहिए, लुई 16 को हटाना है। द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल सिंबलाइज्ड द विक्ट्री ऑफ द पीपल। और ये जो बेस्टाइल को तोड़ना फोड़ना हुआ, जो स्टॉर्मिंग करी गई, ये एक प्रकार से सिंबल बना कि जो लोग हैं उनकी जीत हुई फ्रांस में, और जो मोनार्की है वो खत्म हो गया। फॉल ऑफ मोनार्की, यानी कि राजा का जो सिस्टम से खत्म करने के समय आ गया है। अब प्रॉपर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से शासन चलेगा। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन। और यहाँ से जो है रेवोल्यूशन की बिगिनिंग होती है। और 14 जुलाई को सेलिब्रेट करी जाती है नेशनल हॉलीडे इन फ्रांस। अभी के समय में फ्रांस में नेशनल हॉलीडे कब मनाया जाता है बच्चों, तो 14 जुलाई इज नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे कब, तो याद करनी है 14 जुलाई। ठीक ना, तो 14 जुलाई को हम लोग क्या करते हैं, नेशनल हॉलीडे मनाते हैं। द न्यूली फॉर्म नेशनल असेंबली। और देखो अभी भी जो नया नेशनल असेंबली बना है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे जो लोग हैं वो सब के सब कौन हैं, मैक्सिमम लोग थर्ड स्टेट के हैं। टूक ओवर द कंट्रोल ऑफ द अफेयर ऑफ फ्रांस। और इन लोगों ने क्या करा, फ्रांस में जो कह सकते हो मामले हैं, जो अफेयर ऑफ फ्रांस में कि फ्रांस से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उन पे ये कंट्रोल करते हैं। इट अडॉप्टेड द फेमस डिक्लेरेशन। और यहाँ पे देखो हमने अमेरिका में पढ़ा था ना, वो एक डिक्लेरेशन साइन करती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक डिक्लेरेशन साइन हुआ। और डिक्लेरेशन बच्चों क्या है, डिक्लेरेशन है द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ना, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो यहाँ पे एक प्रॉपर डिक्लेरेशन साइन होती है नेशनल असेंबली में। अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। बाय 1791 अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आर ड्रॉन अप फॉर फ्रांस। और फाइनली 1791 में एक जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो सामने आता है। और जो डिक्लेरेशन है बच्चों एक बार फिर से बताओ, डिक्लेरेशन का नाम क्या है, तो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कौन सी डिक्लेरेशन साइन हुई है, तो द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, मैन एंड सिटीजन। तो बच्चों इसको याद रखनी, ये डिक्लेरेशन जो है वो प्रॉपर क्या होती है,
राइट्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन्स, एक फेमस डिक्लेरेशन जो है वो प्रॉपर निकलती है, और एक लैंडमार्क हिस्ट्री जो है ह्यूमन की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क डिसीजन जो है वो हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है लुई 16, आप सोचोगे सर इसका क्या हुआ, तो लुई 16 एंड द क्वीन ट्राई टू स्केप टू जर्मनी, ये लोगों जो है फ्रांस से जर्मनी भागने का प्रयास किए। कहाँ पे भागने का प्रयास किया बच्चों, जर्मनी, है ना। एंड बट वर कैप्चर्ड एंड लेटर पब्लिकली एग्जीक्यूटेड, बाद में ये लोग पकड़े जाते हैं और पब्लिक के सामने जो है ऐसे सजा मिलती है। मोनार्की वाज एबोलिश, और पूरी तरह से जो मोनार्की वो खत्म हो जाता है। फ्रांस बिकम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और उसके बाद जो फ्रांस है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है और प्रॉपर पब्लिक का शासन है। अब जो राजा का शासन था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक ना। चलो अब थोड़ी सी नोट्स देख लेते हैं कि नोट्स में प्रॉपर कौन सी बातें लिखी हुई है। नोट्स में देखो क्या है हमारा, तो नोट्स को देखो, हाँ, तो नोट्स में देखो आपका आ गया है प्रॉपर, नोट्स देख लो। तो बेस्टाइल वाज ए सिंबल ऑफ रॉयल ऑपरेशन, तो बेस्टाइल की जो घटना है वो एक रॉयल ऑपरेशन का सिंबल है। एंग्री क्राउड ने जो है वो प्रिजन पे अटैक करा, दिस मार्क द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन, और इसके बाद से जो है, और इसके बाद से जो बच्चों हैं वो रेवोल्यूशन की एक ऑफिशियल शुरुआत हो जाती है। तो 14 जुलाई को हमको बताओ बेस्टाइल डे मनाई जाती है फ्रांस में, और साथ ही साथ नेशनल हॉलीडे होता है। उस दिन क्या होता है, यहाँ पे हॉलीडे होती है फ्रांस में एक नेशनल हॉलीडे मनाई जाती है। अगला है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, 1789 में आता है। तो जो रिवोल्यूशनरीज होते हैं उसने क्या अनाउंस करा, तो पहले कहा कि ऑल मेंस आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, दूसरा बच्चों कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, तीसरा इन लोगों ने जो डिक्लेरेशन साइन करी उसमें था इक्वलिटी बिफोर लॉ, और फोर्थ बच्चों है राइट टू प्रॉपर्टी। तो फिर से एक बार ध्यान देना, ये जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे क्या बताया बच्चों, डिक्लेरेशन ऑफ द मैन एंड सिटीजन, तो इसमें ध्यान देनी इस डिक्लेरेशन में कौन कौन सी मेन बातें हैं। तो पहला था कि ऑल मेंस आर बोथ फ्री एंड इक्वल, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, और क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ, और राइट ऑफ प्रॉपर्टी की जो बात करी जाती है। यहाँ पर फिर देखो फॉर फर्स्ट टाइम पीपल वर सिटीजन्स नॉट सब्जेक्ट, तो अब जब ये डिक्लेरेशन साइन हो गया उसके बाद पहली बार जो यहाँ के लोग हैं वो अब लोग थे, सिटीजन थे, देश के नागरिक थे, कोई विषय जो है मौज मस्ती करने का नहीं था। इसमें देखो क्या लिखा है, ये फर्स्ट स्टेट कलर्जी था, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट एवरीवन, बाकी जो बच गए हैं ना। चलो इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा द रीजन ऑफ टेरर, तो 1793 से लेकर 1794 के टाइम पीरियड तक यहाँ पे टेरर का जो है वो चला है, टेरर है ना, लेड बाय थाउजेंड्स एग्जीक्यूटेड बाय गिलोटिन। गिलोटिन देखो ना, एक कह सकते हो बड़ी सी मशीन है, मशीन के जैसा चीज़ें हैं जिससे क्या है लोगों को सजा दी जाती थी, लोगों की जो गर्दन है वो काट दी जाती थी मशीन से। इवन द किंग एंड क्वीन वर एग्जीक्यूटेड, और किंग और क्वीन को भी छोड़ा नहीं गया। अ रिवोल्यूशन दैट बिगेन फॉर फ्रीडम, एक रिवोल्यूशन जो फ्रीडम के लिए शुरू हुई थी वो ड्रॉन इन फियर, एक डर के साए के साथ ही खत्म हो जाती है। अब इसके बाद रेवोल्यूशन जो है 1799 में फाइनली बंद हो जाता है। और 1799 में क्या होता है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंटिन्यूड, पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो लगातार चले जा रहा है। नेपोलियन जो बोनापार्ट है उसने क्या करी थी, प्रॉपर पावर को सीज कर लिया था, और यहाँ पे एक तरह से मिलिट्री रूल जो है वो लेकर आ गया है, मिलिट्री रूल, ठीक ना। और नेक्स्ट है द रेवोल्यूशन एंडेड बट इट्स आइडियाज नेवर डाइड, लेकिन क्या लिखा, द रेवोल्यूशन एंडेड बट इट्स आइडियाज नेवर डिड। और लास्ट इम्पैक्ट देख लो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो है वो इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो इसका जो इम्पैक्ट है बच्चों हम लोग दो तरह से देखेंगे, इम्पैक्ट दो तरह से देखेंगे। पहला देखेंगे हम लोग इसका जो इम्पैक्ट है बच्चों वो फ्रांस पे क्या चला, फ्रांस पे क्या इम्पैक्ट हुआ, और दूसरा इसका जो इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड पे क्या हुआ। तो फ्रांस में इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करी जाए तो जो मोनार्की का सिस्टम था वो खत्म हो गया, और इक्वेलिटी बिफोर लॉ आ गया है, और राइज इन नेशनलिज्म हो गया है, और यहाँ पे प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, और एक तरह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया है, डेमोक्रेटिक ये बच्चों रिपब्लिक है ना, वो बन गया है। बात करें जाए वर्ल्ड की, तो ये जो है इंस्पायर्ड हुआ है रेवोल्यूशंस इन यूरोप एंड लैटिन अमेरिका। तो बेसिकली ये जो फ्रांस का रेवोल्यूशन है इसने क्या करा, इसने यूरोप के बाकी कंट्रीज को, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज को इंस्पायर किया, और डेमोक्रेटिक जो आइडियाज़ पूरे वर्ल्ड में फैलाया है ना, और जो फ्यूडल सिस्टम है बाकी देशों से उसे भी खत्म करा गया, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, थिंकिंग में है पीपल क्वेश्चंस अथॉरिटी, बेसिकली लोगों को सोच में क्या बदलाव हुआ, तो सोच में जो बदलाव हुआ वो ये है कि जो पीपल है वो अब अथॉरिटी को अपने प्रशासन से, शासन से क्वेश्चन करना सीख चुके हैं। पावर ऑफ सिटीजन्स रिकॉग्नाइज, और अब जो
पावर है एक कंट्री को रूल करने की, जो असल बच्चों पावर है वो किसके पास है, वहाँ के पीपल के पास है। तो इस चीज़ को जो है वो वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज़ किया गया। धीरे धीरे ये बात पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, ठीक है ना। तो अब बताओ दोस्तों, क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है? आ रही है तो फटाफट चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और वीडियो को जरूर लाइक करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए। लास्ट कुछ लाइन्स बचे हुए हैं। फ्रॉम किंग टू सिटीजन्स हिस्ट्री चेंज डायरेक्शन, है ना। किंग से सिटीजन, तो हिस्ट्री जो है वो बदल के रहती है, हिस्ट्री जो है सब कुछ बदल देती है। तो शमरी में देखो स्टार्टेड 1789 में हुआ, 1799 में फिनिश हो गया। कॉजेज था इनइक्वालिटी और इनजस्टिस, और की स्लोगन था लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। रिजल्ट क्या हुआ, तो डेमोक्रेसी आइडियाज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। तो एक चीज़ आप याद रखो बच्चों, द फ्रेंच रेवोल्यूशन टीचेज अस वन पावरफुल लेसन। क्या क्या क्या, तो बताता है व्हेन इनजस्टिस बिकम लॉ, जब इनजस्टिस करना, अन्याय करना ही नियम बन जाता है, तो रिवॉल्यूशन करना हमारा कर्तव्य हो जाता है, ड्यूटी हो जाता है। ओके बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न द हिस्ट्री इन अ वे दैट एक्चुअली मेक्स सेंस। यदि आप चीज़ों को समझ के पढ़ना चाहते हो, इसके लिए वन एंड ओनली साइंस स्टेशन, ठीक है ना। इसे आप सब जा करके फटाफट क्या करो ये। लेकिन हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो हमारा नोट्स था ना। अब बुक्स में भी एक पैराग्राफ बच गया बच्चों, तो इसे फटाफट एक बार देख लो ताकि आपको और बढ़िया से आप जो है उसको फिनिश कर सकते हो। ये एक पेज, बस इतना ही बचा हुआ है ना, तो बस 5 मिनट हो जाएगा हमारा। ओके, तो अब शॉर्ट्स में फटाफट जो बुक्स में जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो भी कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि देखो कई कई सारी चीज़ें होती है ना बुक में, आप जो पढ़ते हो तो डिटेल्स में होती है। और जो मैंने आपको नोट्स दिए वो थोड़ा सा डिटेल्स में नहीं है ना, ये बस रिवीजन करने के लिए। जो नोट्स हमारा है वो प्रॉपर रिवीजन करने के लिए सही है ना। जब आपके एग्जाम्स आ जाएँ तो आप शॉर्ट्स में रिवीजन कर लो, ठीक है। तो चलिए, अभी आपके एग्जाम्स नहीं है तो इसको देख लेते हैं। क्या है, रिजल्ट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बच्चों क्या रिजल्ट आया, तो जो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन स्टैब्लिश द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो जो ये डिक्लेरेशन साइन हुई है ना, कौन सा, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसमें किन किन बातों को रखा गया है। तो इस डिक्लेरेशन में देखो, डिक्लेरेशन क्या होती है पता है आपको। तो डिक्लेरेशन के बारे में बच्चों आपको याद रखनी है कि जब भी कोई बहुत बड़ी मीटिंग होती है ना, जब कोई बड़े लेवल की मीटिंग होती है, तो इस मीटिंग के बाद इस मीटिंग की जो कंक्लूजन है ना, उसको लिखा जाता है ना, तो उसी को बच्चों हम लोग डिक्लेरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, डिक्लेरेशन, ठीक है। तो डिक्लेरेशन, हाँ इसको डिक्लेरेशन कही जाती है, तो इसको आप याद रखना। तो डिक्लेरेशन में क्या क्या साइन होगा कि ऑल मेंस आर बॉर्न फ्री, जितने भी लोग हैं वो सब फ्री बॉर्न होते हैं, उन पे किसी भी प्रकार का जो है वो नियम कानून और उन पे दबाव नहीं होना चाहिए। दे ऑल आर इक्वल, और सबके पास, चूंकि वो फ्रीली बॉर्न हुआ है तो सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, और सभी लोग जो है कानून की नज़र में कैसे हैं, तो बच्चों वो इक्वल हैं। अगला है एवरी सिटीजन्स इज इंटाइटल टू फ्रीडम। तो जितने भी सिटीजन्स इस देश के हैं सबके पास आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी किसका, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यदि सरकार का कोई कानून उसे पसंद नहीं आए तो उसका वो एक्सप्रेशन कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन को मानने की, और फ्रीडम ऑफ फेयर ट्रायल, जब उनके पास प्रॉपर केस वगैरह हो रही है तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ अन्याय करी जाए, गरीब देख करके उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। तो लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की जो चीज़ें हैं इसके बारे में बात करी जाती है। और द रिवोल्यूशन ऑफ 1789 मार्क द एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। तो फ्रांस में जो है एब्सोल्यूट मोनार्की वो खत्म हो गया पूरी तरह से, जो मोनार्की उसका एंड हो जाता है, और इस्टेब्लिश होती है एक रिपब्लिक कंट्री जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होती है, कॉन्स्टिट्यूशंस की लॉ रूल होती है। द रेवोल्यूशन लेड द फाउंडेशन, जो ये रेवोल्यूशन उसने फाउंडेशन भी करा किसको, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। तो ये रिजल्ट क्या निकला फटाफट देख लो। फ्यूडलिज्म है एंड जो सेल्फडम है वो एबलिश्ड हो जाती है, एंड द पावर ऑफ चर्च वाज ब्राउट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब जो चर्च के पास भी पावर है उसे भी गवर्नमेंट के अंदर ले आ जाती है। हैप्पीनेस फॉर ऑल, और एट द एंड क्या होता है, सभी जो सोसाइटी के लोग होते हैं 95% जो लोग हैं उनको हैप्पी मिल जाती है, उनको संतुष्टि मिलता है कि हाँ अब जो कंट्री है उस पर हमारा भी अधिकार है, हमारी बातें सुनी जाती है। एज अल्टीमेट गोल ऑफ द गवर्नमेंट, अब जो गोल है गवर्नमेंट का वो क्या है, जस्ट वन एंड ओनली हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। न्यू रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस एंड द कंडीशन ऑफ द पीपल इंप्रूव, और धीरे धीरे नया रिफॉर्म्स लाया जाता है और जो लोगों की जीवन है वो सुधर जाती है। लेकिन कंट्रोल किसके पास गया, सत्ता में कौन आया, तो बच्चों एक बहुत बड़ा नाम है, इसका नाम याद रखो, ये है नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। एक सेकंड मेरे को नेपोलियन बोनापार्ट की पिक्चर से भी, अच्छा ठीक है मैं वो आपको डाल दूंगा ना एडिटिंग के टाइम, जो है यहाँ पे प्रॉपर आपको नेपोलियन बोनापार्ट की जो पिक्चर देखने को मिलेगी। द सेंट्रल फिगर ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी, तो रेवोल्यूशनरी जब हो रहा है तो एक तरह से लीडरशिप कौन है, वो कौन निभाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट है ना। एक तरह से
रिमेंबर मैं आपको कराना चाहूँगा, आपने वॉशिंगटन डीसी का नाम सुना था ना? वाशिंगटन, वाशिंगटन, बताओ ये कौन था? पूरा नाम था इसका जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। तो बच्चों वो है जिसने अमेरिका में रेवोल्यूशन को लीड करा था। अमेरिकन रेवोल्यूशन को लीड किसने किया था? तो अमेरिकन रेवोल्यूशन को जो है बच्चों लीड करा था, अमेरिकन रेवोल्यूशन को लीड करा था जॉर्ज वाशिंगटन ने ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसे लीड करा है नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट जो है ही वाज ए ब्रिलियंट एंड एम्बिशियस जनरल इन द फ्रेंच आर्मी। और ये कौन है, कहाँ से आया था? तो ये फ्रेंच आर्मी में ही था, जो पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन के वक्त अमेरिका की हेल्प करने में सहयोग करा था। आफ्टर सीजिंग पॉलिटिकल पावर, जब इसने पॉलिटिकल पावर को सीज कर लिया फ्रांस इन ए कूप इन 1799, तो 1799 में जो है प्रॉपर फ्रांस का जो पावर है उसको कूप कर लेता है और एक तरह से मिलिट्री पावर जो है यहाँ पे ले आता है। मतलब जो पूरा कंट्रोल है वो मिलिट्री के पास पहुंच जाता है, उसका जो लीडर है नेपोलियन बोनापार्ट बनता है। एम्पायर ऑफ फ्रांस इन 1804। बाय 1810 ही हैड बिकम द मास्टर ऑफ ऑल द यूरोप एंड अनफाइड इट, यहाँ पे यूनिफाइड इट। अच्छा, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट ने उसने क्या करा, अपने आप को वहाँ का ताज घोषित कर दिया और अपनी कह सकते हो खुद से एम्परर, फ्रांस की जो है एम्परर घोषित कर दिया। और 1810 में ही हैड बिकम द मास्टर ऑफ ऑल द यूरोप एंड यूनिफाइड इट, तो ये पूरे यूरोप का जो है मास्टर बन गया है, ले, है ना। कब? 1810 में। मोनार्की तो गया लेकिन अब आ गया एम्परर का रूल। वेन नेपोलियन एंड हीज आर्मीज इन्वेडेड यूरोप, देखो अब ये क्या कहता है, जो नेपोलियन है और अपनी आर्मी के साथ मिलकर के वो यूरोपियन कंट्रीज को इन्वेड करता है। दे कैरीड विद द रिवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी, और वो क्या आइडिया लेके चल रहा है, तो लोगों के पास लिबर्टी और इक्वलिटी का आइडिया लेकर के पूरे जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें इन्वेड करता है और वहाँ सबसे मोनार्की को हटाने का प्रयास करता है। नेपोलियन ओवरथ्रू डिस्पोटिक गवर्नमेंट्स, liberated the people from their hereditary rules and set up a republican government based on the French model। तो फ्रेंच मॉडल के अकॉर्डिंग वो पूरे यूरोप में जो है एक तरह से न्यू गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। Unfortunately, the liberator soon turned into a tyrant and forcefully imposed French system and culture on these liberated nation। अब जहाँ जहाँ पे जो देश आज़ाद हुआ है वहाँ पे क्या करा उसने, फ्रेंच सिस्टम को ही फोर्सफुली डाल दिया। देखो तो अब ये पूरे यूरोप को क्या करा इसने, यूनिफिकेशन करने चला है और ये ज़बरदस्ती कर रहा है, नॉट ऑन कंसेंट, वहाँ के लोगों की इच्छा के अनुरूप नहीं करी जा रही है, वो फोर्सफुली कर रहा है। तो 1840 में क्या होता है, जो पीपल हैं यूरोप के वो इंस्पायर्ड हो जाते हैं, स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, रोल इन रिबेलियन अगेंस्ट नेपोलियन। और 1850 में क्या होता है, नेपोलियन वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू एंड एक्साइल फॉर द लॉनली आइलैंड ऑफ संत हेलेना वेयर ही डाइड इन 1821। तो बेसिकली यहाँ पे देखो ना, जो तुम्हारा नेपोलियन है वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है। कहने का मतलब क्या आ रहा है, देखो यहाँ फ्रांस को इसने अपने अंडर में लिया, क्योंकि जो फ्रांस के जो पीपल हैं इनका सपोर्ट था। लेकिन अब ये इसने क्या करा, नेपोलियन जो है फोर्सफुली जितने भी यूरोप के कंट्रीज हैं उन सब पे फोर्सफुली जो है ये इक्वलिटी लिबर्टी वाला जो सिस्टम वो डाले जा रहा है। हो सकता है कहीं पे जो बाकी कंट्रीज में, यूरोप के बाकी कंट्रीज में हो सकता है कि जो मोनार्की का सिस्टम था वो अच्छा रहा हो, वहाँ के जो किंग हैं वो लुई 16 के जैसा नहीं होगा, है ना, लुई 16 के जैसा नहीं होगा, ये लोग लग्जरियस जीवन नहीं जी रहा होगा। जो किंग है वो मोनार्की में रहने के बाद भी पीपल के बारे में सोचता होगा। तो इसीलिए जब ज़बरदस्ती नेपोलियन बोनापार्ट ने उन लोगों को वहाँ पे फ्रेंच सिस्टम को थोप दिया, तो जो लोग हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट ही रिबेलियन शुरू हो जाता है। अब नेपोलियन जो बोनापार्ट हैं बाकी जो कंट्रीज मिल करके 1815 में उसको हरा देता है एक वॉर में, और वॉर का नाम होता है बच्चों, नेम ऑफ द वॉर इज़ बैटल ऑफ वाटरलू। और फिर उसे सजा दी जाती है, लॉनली एक आइलैंड है जिसका नाम था संत हेलेना, तो संत हेलेना नाम के एक आइलैंड में उसे जो है सजा दी जाती है, उसको वहाँ पे छोड़ दिया जाता अकेले, और 1821 में उसकी जो है मौत हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नेपोलियन वाज डेड बट हिज लेजेसी लिव्ड ऑन। नेपोलियन तो मारा गया पर उसकी जो लेजेसी है किसका, कैसे जो लिबर्टी की बात है, इंजस्टिस की बात है, वो प्रॉपर चलता रहा। इट वाज ए एंड्योरिंग लेजेसी दैट वुड डेमोक्रेटिकली इम्पैक्ट द फ्यूचर ऑफ यूरोप। उसके बाद जो है इस लेजेसी की वजह से पूरे यूरोप का जो फ्यूचर है वो बदलने वाला था। साथ ही साथ एशिया जहाँ पे इंडिया है इसकी भी जो फ्यूचर है वो बदल गई, धीरे धीरे इसकी अफ्रीका पहुँच गया। यानी समझो ये जो लड़ाई है वो शुरू हुआ अमेरिका में, है ना। सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ डेमोक्रेसी की लड़ाई, अमेरिका में। अमेरिका के बाद कहाँ पहुँच गया बच्चों ये, फ्रांस में। फ्रांस के बाद यूरोप के अन्य भागों में, यूरोप से पहुंच गया एशिया,
है ना। और एशिया से आ गया इंडिया, एशिया के इंडिया में, और यहाँ से बच्चों पहुँच गया, ये जो सिस्टम है वो कहाँ पहुँच गया, अफ्रीका के कंट्री में, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर रोड मैप है, इसलिए कहा गया कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसने पूरे वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है उसे चेंज कर दिया। अब है इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन आउटसाइड फ्रांस। तो फ्रांस रेवोल्यूशन का जो है इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो इम्पैक्ट में मैंने आपको बताया ना, जो रेवोल्यूशनरी आइडिया है वो पूरे यूरोप की कंट्रीज में फैल गया। जो अब स्लोगन है वो बन गया था लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। इक्वलिटी का मतलब, लिबर्टी का मतलब हुआ क्या, फ्रीडम। इक्वलिटी मतलब ऑल आर इक्वल, और फ्रेटर्निटी का मतलब हुआ बच्चों भाईचारा, नहीं, मिलजुल के रहना है, ठीक ना। जो ऑपरेस्ड पीपल हैं उसने अब रिवॉल्ट करना सीख लिया है, और यूरोप के बाकी हिस्से में भी होने लगा है, और मास मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंस्टिल द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एमंग पीपल। तो अब पीपल में जो है एक तरह से कह सकते हो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म आ गया है। लास्ट बच्चों क्या लिखा है, 19th सेंचुरी द रिवोल्यूशनरी पीपल, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है वो उसका इम्पैक्ट इंडिया में पड़ा, बाकी के देश में भी पड़ा। जो ठीक है, इसको बस यहीं पे कंक्लूड करते हैं, वीडियो काफ़ी हमारी लंबी हो जा रही है। एक बार इस रोड मैप को देख लो। यहाँ पे देखो 1750 में क्या हुआ बच्चों, 13 ब्रिटिश कॉलोनी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ नॉर्थ अमेरिका में 1750 में, और 1773 में जो क्या होता है, बोस्टन टी पार्टी होती है, और 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, और 1780 के बाद आगे यहाँ पे देखो 1783 में, है ना, 83 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है, और अमेरिकन वॉर का जो इंडिपेंडेंस है वो 75 से लेकर के, है ना, 75 से लेकर के 83 तक चलता है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब से कब तक हुआ, तो 1789 से लेकर के 1799 तक, तो प्रॉपर ये 10 ईयर्स के लिए जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हो गया अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसके जब और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे जो डिफरेंट कंट्रीज में रेवोल्यूशन हुए हैं इसके बारे में भी आपको पढ़ने को आगे क्लासेस में मिलेगा। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसे खुद से आप देख लो बच्चों। अब इतनी वीडियो लंबी हो गई तो मैं से चाहता हूँ कि फटाफट कंक्लूड हो जाए, है ना। तो अब प्रॉपर टाइम है नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो ये कूप देख लो, किसका मतलब होता है, सडन, इलीगल, ऑफ एंड वायलेंट टेकिंग ऑफ गवर्नमेंट पावर स्पेशली बाय पार्ट ऑफ आर्मी। अच्छा, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कूप करा था ना, तो उसने क्या किया था, प्रॉपर आर्मी के सहयोग से जो इलीगल रूप से और कभी कभार वायलेंट किए करके जो गवर्नमेंट था उसका पूरा पावर उसने अपने हाथों में ले लिया। यहाँ पे देखो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की जो है वो प्रॉपर बातें होना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि बैटल क्राई ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ऑल्सो बिकम इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल, यानी कि जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है ये उसका नारा था ना, और एक तरह से इंस्पिरेशन था कि इन्हीं चीज़ को फॉलो करवानी है फ्रेंड्स को फ्रीडम करा के। थर्ड स्टेट, फर्स्ट, सेकंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट कौन है, काफ़ी मैंने रिवीजन करा दिया, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। नॉट एक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये अमेरिका वाली बात है। बोस्टन टी पार्टी अमेरिका में 1773 में हुआ था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ये अमेरिका में आया था, और फिलाडेल्फिया में 1776 में इसकी जो है हस्ताक्षर हुई थी। कब हुआ था बच्चों, तो 4 जुलाई को, और इसी को अमेरिका आज की में भी अपना जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।